दोस्तों यहाँ मैं आपको यूपी पुलिस का सिलेबस बताने वाली हूँ। यानी जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला, तो उसी का मैं सिलेबस बताने वाली हूँ। तो जो हमारा यहाँ पर सामान्य हिंदी का है, यानी यूपी पुलिस में आपका 300 नंबर का पेपर आपका आएगा। उसमें जो सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपका रहेगा उस डिटेल को मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमारा कितना पूछा जाएगा और हम किस तरह से उसको करेंगे। यानी आपको जो मैं सामान्य हिंदी की जो ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ, उस ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको क्या क्या करवाऊंगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा है। तो देखो, जो आपके आयोग ने जो पेपर मतलब नोटिफिकेशन में अपना जो लिखा है कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत वो क्या क्या पूछेगा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है। मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि किस तरह से वो क्या क्या पूछेगा और हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे। जैसे हमारा सामान्य हिंदी के अंतर्गत सबसे पहले उसने दिया है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। तो यहाँ पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का वो इतिहास जानना चाहेगा। यानी इसके अंतर्गत हमें वो क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हमारी जो हिंदी भाषा जो है उसके अंतर्गत जो बोलियाँ या उससे निकली हुई और जो भाषाएं हैं उनका इतिहास या हिंदी भाषा का इतिहास क्या रहा है, तो वो ये जानना चाहेगा इसके अंतर्गत। तो हम इसके अंतर्गत वही पढ़ेंगे। फिर हमारा दूसरा दिया है उसने हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। ध्यान रखिए यहाँ पर दोस्तों, ये उसने दिया है हिंदी व्याकरण। तो सबसे पहले आपको जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस एग्ज़ाम में आपको कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम शब्दों से जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर हमसे क्या जानना चाहेगा। तो यहाँ दिया है हिंदी व्याकरण। व्याकरण मतलब आपको व्याकरण का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ शब्द आगे दिया है मौलिक ज्ञान। मौलिक का मतलब उसका जो बेसिक है ना, जो बेसिक यानी आधार जो है, मौलिक शब्द होता है मूल से, जड़ से बना हुआ, यानी उसका जो जड़ का है, यानी जो उसका आधार है, वो ज्ञान पूरा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक वो आपसे जानना चाहेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है। उसमें ही उसने कुछ अपने टॉपिक भी दिए हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक पे जानना चाहेगा। सबसे पहला टॉपिक दिया वर्णमाला। दोस्तों, वर्णमाला से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं सामान्य हिंदी से, तो इन 50 क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके अकेले वर्णमाला से आते हैं। अच्छा, अकेले वर्णमाला से यदि 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब वर्णमाला में कुछ अलग तो होगा, कुछ स्पेशल होगा। 5-6 क्वेश्चन तभी तो बनते हैं। यानी ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक पे हम पूरा विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारी जो क्लासेस होती हैं इस टॉपिक की कम से कम 4 क्लास होती हैं, यानी कम से कम 4 क्लास। इससे अलावा इससे ज़्यादा क्लासेस भी हो सकती हैं। तो वर्णमाला पे ही हमारी इतनी क्लास होती हैं। उसके बाद दिया है अशुद्ध वाक्य। दोस्तों, ये जो अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य शुद्ध हम तभी कर पाते हैं जब हमको पूरे हिंदी व्याकरण के बारे में पता हो, क्योंकि अशुद्ध वाक्य में गलती आखिर होंगी किस चीज़ की। तो अशुद्ध वाक्य जो हमारे होते हैं उसमें गलती हमारे व्याकरण की ही होती है। तो अशुद्ध वाक्य आपका कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि अलग से पढ़ाया जाएगा, इसके कुछ नियम लिखवा दिए जाएंगे और उससे पूरा हो जाएगा। नहीं, अशुद्ध वाक्य को आप शुद्ध तभी कर सकते हैं जब आपको व्याकरण का ज्ञान हो कि व्याकरण के किसी पॉइंट को, किसी टॉपिक को हम कैसे यूज करते हैं वाक्य के अंतर्गत। तो अशुद्ध वाक्य आप तभी सीखते हैं। और अगर मैं इसमें बिल्कुल अलग से डिफाइन करके आपको बताऊं तो अशुद्ध वाक्य के लिए आपको पद के भेद, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दिया है आपका लिंग वचन कारक। ये आगे दिया है लिंग वचन कारक। जब हम संज्ञा पढ़ते हैं तो हमारी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उसका यानी लिंग वचन और कारक पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है या ये होता क्या है, तो वो हमें संज्ञा के अंतर्गत ही हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। उसके बाद सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अविकारी शब्द, यानी ये अविकारी शब्द तक और संज्ञा से लेकर ये सारे शब्द जो है हमारे कहलाते हैं पद के भेद। और पद के भेद के अंतर्गत हम 2 शब्दों के प्रकार पढ़ते हैं, विकारी और अविकारी, उसी के अंतर्गत आता है। फिर शब्द दिया है आपका काल। ये काल अलग से दिया है, ध्यान रखिएगा। जितने भी शब्दों को उसने अलग से निकाल कर दिया है, इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये काल जो है क्रिया का ही रूप है। और क्रिया का वो कौन सा रूप है जिस रूप से हमें
क्रिया के होने के समय का पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। तो काल हमारा इसलिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आता है वाच्य। वाच्य कुछ नहीं है दोस्तों, जो अंग्रेजी भाषा में जिसे हम वॉइस कहते हैं, ये वही है। यानी हम वाक्य को कितने प्रकार से बोलते हैं, ये एक तरीके से हमारे वाक्य का ही प्रकार होता है, यानी क्रिया से संबंधित जो होता है। तो इसे भी हम अच्छे से करेंगे, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसके बाद वाक्य आ गया। इस वाक्य के अंतर्गत आपके वाक्य दो प्रकार के अलग हो जाते हैं। संरचना के आधार पर हो जाता है, अर्थ के आधार पर हो जाता है कि हमारे संरचना के आधार पर अलग वाक्य होते हैं प्रकार उनके, और अर्थ के आधार पर अलग प्रकार होते हैं। उसके बाद हमारा आता है शब्द संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये 4 टॉपिक दोस्तों हमारे वर्णमाला के तुरंत बाद में आप लोगों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि इनमें संधि में तो सीधा सीधा हमें वर्णमाला का ही जरूरत पड़ती है, और संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय ये शब्द निर्माण की विधि है। यानी हम शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं, ये उसकी विधियां हैं, और इनके अंतर्गत हमको शब्दों को पढ़ना होता है कि हम नए शब्द किस तरह से बनाते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद आता है आपका विराम चिन्ह। विराम चिन्ह तो हमारे वाक्य शुद्धिकरण में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अलग से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी हमारे वाक्य में शुद्धि या अशुद्धि के लिए एक ये पॉइंट भी होता है विराम चिन्ह का, कि हम कहाँ कहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है आपका रस, छंद, अलंकार और रचना एवं रचनाकार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये रस, छंद, अलंकार, रचना एवं रचनाकार, ये सारे जो पॉइंट हैं ये हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। यानी जब हम हिंदी व्याकरण में हिंदी साहित्य के कुछ पॉइंट लेना चाहते हैं, वहाँ पे ये हमारे पॉइंट दिए होते हैं। और ध्यान देना, रचना एवं रचनाकार का कोई सिलेबस निश्चित नहीं है कि इसी रचनाकार के बारे में पूछा जाएगा या इन रचनाओं से पूछा जाएगा। ये असीमित होता है, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं उतना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये काफ़ी बड़ा एक टॉपिक आपका इसमें सामान्य हिंदी में पड़ जाता है। और इसके बाद दिया है हिंदी में, हिंदी भाषा में पुरस्कार, और ये पुरस्कार भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही आता है। यानी हमारे वे कवि या वे हमारे लेखक जिनकी कृतियों को कोई पुरस्कार मिले हैं, तो उनके बारे में, पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है। और यहाँ पर एक शब्द दिया है आपका शब्दावली। ये शब्दावली मैंने लिखा है शब्द, यानी आपका जो उसने सिलेबस दिया है उसमें शब्दावली के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक रखे हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी शब्दावली के अंतर्गत आपके टॉपिक आ जाते हैं, जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं। तो ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत आ जाती हैं, शब्दावली के अंतर्गत। तो इनसे भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे ही महत्वपूर्ण शब्द जो यहाँ पे आयोग ने आपको लिख कर दिया है, विविध। इस विविध का मतलब होता है कि वो कुछ भी पूछ सकता है। सामान्य हिंदी के अंतर्गत, कहने के लिए सामान्य हिंदी है, लेकिन इसके अंतर्गत हिंदी से रिलेटेड, चाहे वो हिंदी साहित्य से हो, चाहे वो हिंदी व्याकरण से हो, यानी उससे रिलेटेड कोई भी बात वो कहीं पर भी पूछ सकता है। विविध का मतलब वही है, यानी एग्जामिनर ने आपको एक वे तो दिया है, एक रास्ता तो दिया है कि आपको इस रास्ते पर चलना है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और साथ ही साथ विविध शब्द लिखकर ये दे दिया है कि मैं कहीं से भी पूछ सकता हूँ। सिर्फ यही नहीं कि ये जो टॉपिक हमने यहाँ पर लिखे हैं सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आएगा। अगर हमसे इन टॉपिक में से कोई एक आध टॉपिक अगर छूट भी गया है तो हम उस टॉपिक से भी पूछ सकते हैं। इस विविध का मतलब ये है। तो दोस्तों आपने जान लिया होगा, यानी सिलेबस जो हमारा ये दिया है सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो पढ़ने के लिए बहुत है। और साथ ही साथ आपके एग्जाम में ये भी कहा है कि यदि आपने किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो ऋणात्मक अंक होंगे। यानी ऋणात्मक अंक का मतलब है नेगेटिव मार्किंग। यानी आपको जो आपके क्वेश्चन जो आपने सही किया है, अगर वो क्वेश्चन सही किया और उसके साथ एक क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो वो क्वेश्चन तो गलत हुआ ही हुआ, लेकिन साथ ही साथ जो आपने सही किया था उसमें से भी आपका कुछ मार्क्स काट लिया जाएगा यदि आपका क्वेश्चन गलत होता है तो यानी दंड भी दिया जाएगा गलत आंसर देने का। तो फिर अगर आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो फिर आपको हिंदी भाषा को अच्छी तरह से पढ़ना होगा।
और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मैं जो आपको यहाँ पे क्लासेस करवाऊँगी, इस सिलेबस में हम पूरा इसका डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, यानी उसका मौलिक ज्ञान करते हुए मौलिक से जितना भी एडवांस हो सकता है सारे एडवांस ज्ञान की तरफ हम जाएंगे, यानी हिंदी भाषा का हम पूरा ज्ञान करने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझती हूँ आपको इसका सिलेबस समझ में आ गया होगा, तो आप मेरे साथ अब क्लासेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।